हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट अनुष्का बायोलॉजी 360। सो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो आई होप तुम लोगों का जेनेटिक्स साथ साथ ख़त्म हो गया होगा, क्वेश्चन भी तुम लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, तो बिना बकवास करे हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, देखो ईजी है, थोड़ा सा लेंदी है समझती हूँ, बट स्टिल यू ऑल कैन डू इट। ओके, देखो, in the previous chapter you have learned the inheritance pattern and the genetic basis of such pattern। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई इनहेरिटेंस कैसे होता है, कि भाई कौन कौन सी जनरेशन में कैसे कैसे चीज़ें आती हैं और उनके पीछे, उन पैटर्न्स के पीछे क्या जेनेटिक बेसिस है, ये चीज़ हम लोगों ने जान ली। मेंडल चाचा के टाइम पे द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। बताया था मेंडल का वर्क जब रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, यही लिमिटेशन था कि बेटा फैक्टर का जो कंसेप्ट था वो बहुत नया था, तो ये चीज़ एकदम क्लियर नहीं थी। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर, अगले 100 सालों तक लगभग, द नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटीरियल वॉज इन्वेस्टिगेटेड, culminating in the realization that DNA, deoxyribonucleic acid, is the genetic material। आगे कुछ टाइम के बाद हम लोगों को धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ, आगे हमने इन्वेस्टिगेशन करे, एक्सपेरिमेंट्स करे, तो इट हैज़ बिन प्रूव्ड कि जो DNA है वही क्या है, जेनेटिक मटीरियल, एटलीस्ट इन द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सभी में नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में बेटा DNA इज़ द जेनेटिक मटीरियल। सभी में क्यों नहीं? बिकॉज हमारे पास कुछ वायरसेस होते हैं बेटा जिनमें RNA जेनेटिक मटीरियल होता है। इन क्लास 11th यू हैव लर्न द न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हम लोगों को पता है न्यूक्लियोटाइड रिपीट होकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड DNA, वेट, हाँ, एंड RNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA और RNA, हमारे पास दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दैट आर फाउंड इन लिविंग सिस्टम, जो कि किसी भी लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। DNA एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन है, DNA ही है। RNA दो इट ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। RNA जो होता है वो कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम भी करता है, बट मोस्टली इसका काम क्या होता है, मैसेंजर की तरह ये क्या करता है, काम करता है। RNA हैज़ एडिशनल रोल्स एज वेल। RNA सिर्फ मैसेंजर की तरह ही काम नहीं करता, इसके बहुत सारे और रोल्स भी होते हैं। इट फंक्शंस एज अडेप्टर, ये अडेप्टर की तरह भी काम करता है। स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल, ये कुछ केसेस में, कुछ जगहों पर कैटलिस्ट का रोल भी प्ले करता है। क्लास 11th के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वैसे तो मैं पढ़ाऊँगी तुमको। यू हैव ऑलरेडी लर्नड द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड द वे दीज मोनोमर्स यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। 11th में हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह से उनका वो अपने एक एक मोनोमर जोड़ के एक बड़ा सा पॉलीमर बनाते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। In this chapter we are going to discuss the structure of DNA। हम लोगों को क्या पढ़ना है, DNA का स्ट्रक्चर पढ़ना है, किस तरीके से बेटा DNA रेप्लिकेट करता है ये पढ़ना है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग RNA फ्रॉम DNA ट्रांसक्रिप्शन, की RNA से DNA कैसे बनता है, सॉरी RNA फ्रॉम DNA से RNA कैसे बनता है, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। हमको ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ना है। द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस किस तरीके से पता लगाया जाता है, वो जेनेटिक कोड भी हम लोगों को पढ़ना है। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस मतलब ट्रांसलेशन भी हमको पढ़ना है। एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ द रेगुलेशन, और किस तरीके से ये सब चीज़ें रेगुलेट होती हैं ये भी हमको पढ़ना है। द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड हैज सेट अ न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स। एक मिनट, of complete determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set a new era of genomics। पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें पता थी, बाद में हम लोग जैसे जैसे थोड़ा मॉडर्नाइज हुए तो हमको ह्यूमन जीनोम का सारा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता है। तो काफ़ी एडवांस जेनेटिक्स भी, काफ़ी एडवांस जीनोमिक्स भी मतलब हुई है, मतलब वो जो एरिया है वो काफ़ी एक्सपेंड हुआ है, काफ़ी एक्सप्लोर करा है साइंटिस्ट ने उसको। इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग, कि ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग क्यों ज़रूरी है ये भी हम देखेंगे। एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं।
Let us begin our first discussion by first understanding the structure of most interesting molecule in the living system. So सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से कि वो आखिर लिविंग सिस्टम में किस तरह से रहता है, दैट इज़ द डीएनए. डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे. In subsequent sections, we will understand that why it is the most abundant genetic material and what its relationship is with RNA. कुछ सेक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये सबसे ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल जो है ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्यों है और इसका आरएनए के साथ क्या लेना देना है. सबसे पहले तो द डीएनए. डीएनए जो होता है बेटा वो लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का. डीएनए क्या होता है, एक लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का. द लेंथ ऑफ डीएनए. डीएनए के लेंथ जो होते हैं यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर. मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड और उसमें से 2 न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू 1 बेस पेयर प्रेजेंट इन इट. कितने उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है या कितने उसके अंदर बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हम लोग लेंथ ऑफ डीएनए डिस्क्राइब कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये किसी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक भी है. फॉर एग्जाम्पल जैसा कि एक बैक्टीरियोफाज है जिसको हम 5×174 के नाम से जानते हैं, उसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं. बैक्टीरियोफाज लैम्डा है, उसके पास 48502 बेस पेयर्स हैं. ई कोलाई है, उसके पास 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स हैं. और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए मतलब एन कंटेंट ऑफ डीएनए के अंदर 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स है. रिमेंबर इट कि 5×174 वाला जो बैक्टीरियोफाज है वो कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है. बाकी के कैसे हैं, डबल स्टैंडर्ड है. तो याद रखना है क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूक्लियोटाइड बताया बच्चा तुमको, बाकी सब में बेस पेयर्स बताया है इसीलिए. सॉरी. आगे आता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर. Let us recapitulate the chemical structure of a polynucleotide chain. डीएनए और आरएनए, चाहे डीएनए की हो या आरएनए की हो. अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट. एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, ये बहुत बेसिक से इन्फॉर्मेशन है. उसके 3 कंपोनेंट होते हैं. क्या क्या? एक तो नाइट्रोजनस बेस होगा उसके पास, एक उसके पास पेंटोज शुगर हो गई 5 कार्बन वाली शुगर. तो आरएनए के केस में तो राइबोज, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज, मतलब उसके सेकेंड वाली पोजीशन पे ओ नहीं होता है, सिर्फ एच होता है. एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, और उसके पास क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है. नाउ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजनस बेस कि भाई ये कितने तरीके के होते हैं. तो देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस. एक तो होता है प्यूरिन्स. प्यूरिन्स में कौन आते हैं, एडेनिन और ग्वानाइन. देन आता है बेटा पायरामिडिन्स. पायरामिडिन्स में क्या क्या आता है, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन. रिमेंबर इट कि डीएनए के अंदर थायमीन होता है, ठीक है, और आरएनए के अंदर थायमीन की जगह पर यूरेसिल होता है. सो वी कैन से कि एडेनिन, ग्वानाइन, साइटोसिन, दीज 3 आर कॉमन इन बोथ आरएनए एंड डीएनए. ठीक है, ये तीनों तो दोनों में होता है, बट एक जगह थायमिन होता है तो एक जगह यूरेसिल होता है. साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए. साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है. एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए. थायमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है. और यूरेसिल थायमिन की जगह आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है. अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट प्राइम कार्बन. देखो ये याद रखना है, ये ना बहुत बड़े लैंग्वेज में आता है. देन वी गेट कन्फ्यूजन इन इट. सो ना हम लोग भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग गलत आंसर टिक करते हैं. ऑब्वियसली मैं भी बहुत होती थी. तो अच्छे से पढ़ो, एकदम एक एक वर्ड 4 बार सुनो खुद से. ठीक है, तो देखो क्या बोला है. जो नाइट्रोजनस बेस है, 1 मिनट, जो नाइट्रोजनस बेस है, द नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड मतलब देखो फॉस्फेट जब तक नहीं है, मतलब सिर्फ नाइट्रोजनस बेस है और सिर्फ शुगर है, एट दैट टाइम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है बच्चा न्यूक्लियोसाइड. जैसे ही फॉस्फेट आया तो ट आया ना, फॉस्फेट तो ट आया, तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर ये फॉस्फेट ऐड करेंगे, इट विल बी न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं है, टी नहीं, और टी कहाँ से नहीं है, फॉस्फेट से नहीं है. ओके, तो नाइट्रोजनस बेस कहाँ पर लिंक्ड है, फर्स्ट प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर. मान लेते हैं ये पेंटोज शुगर है,
ये इस मार्कर से अच्छे से बनेगी नहीं। इसका ये वाला जो OH है फर्स्ट प्राइम कार्बन का, ये फर्स्ट वाला ही कार्बन है। यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 और एक इस तरीके से होता है यहाँ पे CH2OH। तो ये फर्स्ट वाले कार्बन के OH के साथ ये H हटा देंगे। यहाँ पर लिंकेज है कौन बेटा, एक नाइट्रोजनस बेस। इस बॉन्ड को क्या कहा, दिस बॉन्ड इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। अब ये पूरी चीज़ क्या बनी है बेटा, न्यूक्लियोसाइड बनी है। 1 मिनट रुकना बस, इसको अपन जल्दी से इरेज कर लेते हैं। एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू इरेज बट स्टिल आई विल ट्राई टू। अगर इस तरीके से इरेज होता है तो इट्स वेल एंड गुड। ये इस मार्कर से ना अच्छे से तो लिखा नहीं जाता कुछ भी, whatever we type not understandable. Okay, so we did it. Wait, yeah. तो क्या बोला है कि नाइट्रोजनस बेस है। अरे यार क्या हो रहा है इसको, कि नाइट्रोजनस बेस है वो जुड़ा हुआ है बेटा किससे, OH ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। ठीक है, इस लिंकेज को क्या कहा है, N फॉर नाइट्रोजन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इस चीज़ का नाम दिया है। और ये दोनों चीज़ें मिलकर आपस में क्या बनाए हैं, न्यूक्लियोसाइड। ओके, सच एज एडिनोसिन और डीऑक्सीएडेनोसिन। एडिनोसिन किस में है, RNA के अंदर न्यूक्लियोसाइड है। डीऑक्सीएडेनोसिन इज न्यूक्लियोसाइड इन DNA। ग्वेनोसिन, डीऑक्सीग्वेनोसिन। साइटिडिन, डीऑक्सीसाइटिडिन। याद रखना इसके अंदर जो प्यूरिन्स होंगे ना उनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होगी, पायरामिडिन की एक जैसी होगी। साइटिडिन, डीऑक्सीसाइटिडिन। यूरिडिन, डीऑक्सीथायमिडिन। यूरिडिन और डीऑक्सीथायमिडिन, ये थायमिडिन का ही आगे नाम लिया है। यूरिडिन के आगे डीऑक्सी यूरिडिन हो जाएगा। जब एक फॉस्फेट ग्रुप भी लिंक्ड हो जाए OH ऑफ फिफ्थ प्राइम कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, अब ये न्यूक्लियोसाइड जो बना इसका ही पेंटोज शुगर के ऊपर हमारे पास 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो उस 5वें कार्बन के ऊपर जाकर अगर उस 5वें कार्बन के OH के ऊपर जाके कोई फॉस्फेट ग्रुप लग जाए, एट दैट टाइम हम इस चीज़ को, फॉस्फेट जुड़ रहा है तो किस लिंकेज से, फॉस्फोएस्टर लिंकेज से, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड तैयार होगा। और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड तैयार होगा कि वो तो डिपेंड करता है ना कि कौन से टाइप की शुगर है। अगर ऑक्सी है तो फिर डीऑक्सी वाला तो DNA के लिए, सिंपल राइबोस शुगर है तो फिर RNA के लिए। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पेंटोज शुगर है, उसके अगर फर्स्ट प्राइम कार्बन के OH के ऊपर अगर क्या जुड़ा है बेटा, क्या जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ा है। किस लिंकेज से, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड के अगर फिफ्थ प्राइम कार्बन के OH के ऊपर कोई फॉस्फेट आके जुड़ जाता है थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ठीक है, फिर अगर वो न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टू न्यूक्लियोटाइड, अब 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड होंगे थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से आपस में जुड़ जाएंगे टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाने के लिए, डाई न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हम इसी सच मैनर में जोड़ सकते हैं टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को लगातार जोड़ते जाओ, फिर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमारे पास क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से एक जो पॉलीमर होगा उसका एक एंड तो फ्री होगा 3 वाला, फॉस्फेट मोइटी एट 5 प्राइम एंड ऑफ शुगर। तो अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज़ एट 1 एंड ऑफ फ्री, एक एंड पे तो फ्री फॉस्फेट मोइटी होगी एट 5th प्राइम एंड ऑफ शुगर। फॉस्फेट मोइटी एट 5th प्राइम एंड ऑफ शुगर, शुगर के 5वें एंड के ऊपर एक फॉस्फेट मोइटी ख़त्म, मतलब फॉस्फेट वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, फ्री होगा, विच इज़ रेफर टू एज 5th प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उसको हम क्या कहेंगे, जो फ्री वाला है ना उसी से नाम होगा। अगर 5th वाला फ्री है तो 5th प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिमिलरली दूसरे एंड पे एक पॉलीमर होगा, मतलब लास्ट पे जो पॉलीमर होगा उसका फ्री OH होगा 3 प्राइम कार्बन के ऊपर, जिसको हम 3 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहेंगे। अब जो बैकबोन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वो कौन बनाता है, इस फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। जो बैकबोन है
वो कौन बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की? शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट क्या बनाते हैं? बैकबोन बनाते हैं। जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। अब नाइट्रोजनस बेसिस किससे जुड़े हुए हैं? शुगर से जुड़े हुए हैं। तो वो दोनों आपस में जुड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाता है बैकबोन से। तो ये एक स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, अब आगे देखो कि आरएनए के अंदर हर न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि देखो डीऑक्सीराइबोज का नाम लिया अगर हमने, इस तरीके से है ये शुगर, ठीक है। तो यहाँ OHH होगा, यहाँ पर भी OHH होता है, यहाँ भी OHH होता है और यहाँ CH2OH होता है, ठीक है। तो ये जुड़ जाता है, ये 1 वाला जुड़ जाता है, 3 वाला भी जुड़ जाता है। आगे 2 न्यूक्लियोटाइड के अंदर फ्री रह जाता है। तो ये किस केस में? आरएनए के केस में। अगर मैं यहाँ डीएनए लिख दूँ तो बेटा ये O हटा दो, फिर कोई OH नहीं प्रेजेंट डीएनए के अंदर। बट आरएनए के अंदर हर एक न्यूक्लियोटाइड के पास एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन से पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन ऑफ राइबोज शुगर। ये कौन सी शुगर है? दिस वन इज राइबोज शुगर, ठीक है। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमिन। थायमिन का नाम क्या होता है? 5-मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। तो आरएनए के अंदर यूरेसिल की जगह, एक मिनट, हाँ, आरएनए के अंदर थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। थायमिन का क्या नाम होता है? 5-मिथाइल यूरेसिल, अनदर केमिकल नेम फॉर थायमिन। डीएनए जो होता है बेटा वो एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? फ्रेडरिक मिशर ने बताई थी। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में हम लोगों को ये बताया कि भाई न्यूक्लियस करके एक चीज़ है, उसके अंदर कोई एसिडिक सब्सटेंस है जिसका नाम है बच्चों डीएनए। उसने उसको नाम क्या दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, बहुत लंबा धागा टाइप में ये पॉलीमर था, उलझा हुआ सा था। तो हमारे पास इतने टेक्निकल इक्विपमेंट्स नहीं थे कि हम उसको हटा सके, देख सके, ऑब्जर्व कर सके बाहर निकाल के। द इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत लंबे समय तक ये बात दबी रही कि भाई डीएनए को कैसे देखा जाए, ठीक है। तो ये इस बात पे ज़्यादा किसी ने गौर नहीं किया क्योंकि हमारे पास उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। इट वॉज ओनली 1953 के टाइम के अंदर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, based on the X-ray diffraction data produced by Morris Wilkin and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA। देखो रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन ये 2 साइंटिस्ट थे। उन लोगों ने डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस करा, उन्होंने तैयार करा, बट उनसे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, उन्होंने बस इतना कर दिया। तो अब जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक उनके लैब में गए, उनसे वो चीज़ चुरा ली, ठीक है। उन दोनों ने तो इतनी मेहनत करके वो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा रखा, ये दोनों चोर थे तो ये दोनों चुरा के ले आए। अब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने भाई उस एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के ऊपर उसको ऑब्जर्व करके क्या दे दिया? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर मॉडल दे दिया डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए। बाद में ये दोनों क्या हो गए? फेमस हो गए। तुम लोग बताओ, तुम लोग जानते थे एक्चुअल में मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन को? चलो, हमने क्रिक और वाटसन का नाम तो काफ़ी सुना है पहले भी, बट इनको तो बेचारों को कोई नहीं जानता। जिन्होंने एक्चुअल में काम किया उनको कोई जानता ही नहीं है, बट जिन्होंने बस चोरी से उनका काम दिखा दिया उनको सब सारी दुनिया जानती है। वाओ। तो उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ द प्रपोजिशन वर बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उनका मेन जो काम था, उन्होंने ये बात बताई कि भाई जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, इस तरीके से इनके बीच में पेयरिंग होती है। ये ऐसे नहीं पड़े रहते, इस तरीके से पड़े नहीं, इनके बीच में क्या होती है बेटा? पेयरिंग होती है, ठीक है, बेस पेयरिंग जिसको हमने कहा था। हाउएवर दिस proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double stranded DNA the ratios of adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals to 1। उसके बाद ये एरविन चार्गफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस स्ट्रक्चर को फिर से देखा और उन्होंने बताया कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके अंदर जो रेशो होता है एडेनिन और थायमिन का, देखो वेट, उन्होंने ये बात बताया कि एडेनिन बाय थायमिन इज इक्वल्स टू 1, ग्वानाइन और साइटोसिन इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों का रेशो क्या होता है? कांस्टेंट होता है और बराबर होता है 1 के। तो आज भी अगर कोई तुम लोगों को कह देना कि भाई एडेनिन है 20%,
सो फाइंड आउट कि गुआनाइन कितना होगा। तो देखो एडेनिन के जितना ही थायमिन होगा बेटा, बाकी कितना बचा 60% बचा, इसका आधा आधा किस में होगा गुआनाइन और साइटोसिन में, तो ये भी 30% हुआ, ये भी 30% हुआ। इस तरीके से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आते हैं बेटा ऐसे सवाल, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। तो इस तरीके से निकालते हैं ये। द बेस पेयरिंग कॉन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब जो बेस पेयरिंग है ना, उसने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को एक बहुत यूनिक और बहुत नई प्रॉपर्टी दे दी। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऐसा कहा जाता था कि वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एंड देयरफॉर इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस, इसी तरीके से अब हम लोगों को पता है कि भाई एडेनिन की पेयरिंग होती है थायमिन के साथ, गुआनाइन की होती है साइटोसिन के साथ। तो मतलब एडेनिन बना है थायमिन के लिए, गुआनाइन बना है साइटोसिन के लिए। तो अगर एक ऑर्डर में मैं तुमको लिख के दूँ कि भाई ये ऑर्डर है, तो आगे का ऑर्डर तुम लिख सकते हो ना कि भाई इसके सामने कौन होगा। एक मिनट, यहाँ टी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ सी होगा। तो अगर हम लोगों को एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड पता है तो हम लोग दूसरे का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द सीक्वेंस इन द अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड। अगर हमें एक स्ट्रैंड की बेसिस पता है तो हम सामने वाले स्ट्रैंड के बेसिस भी पता कर सकते हैं। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ DNA, लेट अस कॉल इट एज अ पेरेंटल DNA, एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड। टेम्पलेट मतलब जिसको देख के बनाया जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कोई नया स्ट्रैंड है DNA का, वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है और उसको देख के कोई नया DNA का स्ट्रैंड बनेगा। द टू डबल स्ट्रैंडेड DNA जो कि डॉटर DNA होंगे, दस प्रोड्यूस्ड वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल DNA मॉलिक्यूल। तो जिसको हमने देख के बनाया है, जो डॉटर DNA हमने बनाया है, वो पेरेंटल DNA से क्या होगा, मैच करेगा। बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, इसी वजह से जो DNA के स्ट्रक्चर है उसके जो इम्प्लीकेशंस है, तो जेनेटिक इम्प्लीकेशंस है, वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। तो हमारे पास सेलिएंट फीचर्स क्या हैं कि भाई मोटा मोटी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ने कहा क्या आखिर में, उन्होंने ये कहा कि भाई जो DNA है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है। इस तरीके से बनाते हैं अपन DNA, ठीक है। वेयर द बैकबोन किसके बने होते हैं, शुगर फॉस्फेट, ऊपर बताया था, और प्रोजेक्टेड इनसाइड, और जो बेसेस होते हैं वो अंदर की साइड धसे हुए होते हैं। कि डबल हेलिक्स DNA, जो DNA होता है वो डबल हेलिक्स होता है, तो मतलब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है। बैकबोन बनाता है शुगर फॉस्फेट, और जो बेसेस हैं वो अंदर की साइड धसे हुए होते हैं। जो दो चेन्स होती हैं उनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। देखो एक बार मैं और अच्छे से बना देती हूँ छोटा सा। तो अगर ये वाला 3 है तो ये वाला 5 होगा, इधर वाला ये वाला अगर 5 है तो ये वाला 3 होगा, एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो अगर एक वाला स्ट्रैंड, एक की पोलैरिटी 5 to 3 है तो दूसरे की क्या होगी बेटा 3 to 5 है। द बेसेस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब भाई दोनों के अंदर जो वो होंगे बेसेस होंगे वो किससे जुड़े हुए होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। एक मिनट, इनको हम इरेज कर लेते हैं। वाह, सब इरेज हो जाता है यार इसके अंदर, तो काश अपने को इरेज करना भी आता तो थोड़ा और सही हो जाता काम, ठीक है। तो भाई 1 मिनट और दो मुझे। तो देखो जो टू बेसेस होते हैं ना उनके बीच में, जैसे कि यहाँ पर A है, यहाँ C है, यहाँ G है, यहाँ T है, ठीक है। तो A जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से T के साथ, ये ट्रिपल बॉन्ड से G के साथ, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से C के साथ, और ये मतलब A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। समझ आ गया। फॉर्मिंग बेस पेयर क्या बनाते हैं, अभी ये दोनों क्या बना लिया, एक बेस पेयर हो गया ये। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, दिखा दिया। फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सिमिलरली गुआनाइन क्या होता है, साइटोसिन के साथ बॉन्ड होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। गुआनाइन साइटोसिन के साथ बॉन्डेड है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये भी हम लोगों ने देख लिया। एज अ रिजल्ट तो हमेशा एक प्यूरिन, ये प्यूरिन है, ये पायरामिडीन है, ठीक है ना। तो एक प्यूरिन के आगे कौन आएगा, पायरामिडीन ही आएगा हमेशा। अब देखो गुआनाइन के आगे हमेशा साइटोसिन आएगा तो प्यूरिन के आगे पायरामिडीन, एडेनिन के आगे हमेशा थायमिन आएगा तो प्यूरिन के आगे पायरामिडीन। तो ये हमेशा क्लियर होगा कि एज अ रिजल्ट हमेशा एक प्यूरिन के आगे पायरामिडीन होगा अपोजिट में। दिस जनरेट अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स। इसी वजह से दो स्ट्रैंड होते हैं हेलिक्स के, उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होती हैं।
द टू चेन आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, मतलब इस तरीके से घूमती हैं वो, लेफ्ट हैंडेड की तरफ नहीं घूमती, अपने राइट हैंड की तरफ घूमती हैं वो, ठीक है। जो पिच होती है डीएनए हेलिक्स की दैट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज़ व्हाट, पता है ना नैनोमीटर, 10⁻⁻9 मीटर, देख लो कितना छोटा है। as 1 billionth of a meter that is 10⁻⁻9 meter and there are roughly 10 base pair, जैसे इस तरीके से ये होता है। तो ये एक स्ट्रैंड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो पूरे के अंदर कितने हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं एक के अंदर। पिच कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो हमारे पास कॉन्सिक्वेंटली अगर हम देखें जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन एक बेस पेयर के अंदर, किसी भी हेलिक्स के अंदर बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है बेटा 0.34 नैनोमीटर। द प्लेन ऑफ बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर ऑफ डबल हेलिक्स, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों उलझे हुए से हैं दोनों के दोनों हेलिक्स, जैसे एक प्लेन में जो होगा ना वो दूसरे प्लेन के ऊपर कोइंसाइड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा बना दोनों 90 डिग्री हो गए, कभी 180 हो गए, दे बोथ आर एट 0 डिग्री, दे विल बोथ कोइंसाइड विद ईच अदर, है ना। तो जैसे एक जो बेस पेयर का प्लेन है वो स्टैक करेगा, मतलब ओवरलैप करेगा किसके साथ, दूसरे डबल हेलिक्स के साथ। ये चीज़ क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि भाई वो प्लेन अलग अलग भी तो हो सकता था, क्यों ओवरलैप करवाएं हम। ये चीज़ ज़रूरी इसलिए है कि ये एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड कर ही रहा है, कॉन्फर स्टेबिलिटी फॉर द हेलिकल स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है डीएनए को। इसी वजह से बेटा डीएनए ज़्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आगे है, अब कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पायरामिडिन। प्यूरिन एंड पायरामिडिन का स्ट्रक्चर इट इज़ फॉर यू बायोमोलिक्यूल्स में से देखो प्यूरिन पायरामिडिन में क्या क्या डिफरेंस होता है, अदरवाइज हम पढ़ेंगे तब देखना। कैन यू फाइंड आउट वाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्या तुम्हें पता है कि डीएनए के अंदर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच की डिस्टेंस है वो क्यों कांस्टेंट रहती है। जस्ट फाइंड आउट द आंसर, ट्राई तो करो कम से कम, कहीं से देखोगे भी तो भी तुम लोगों को 2 चीज़ नई एक्स्ट्रा चीज़ सीखने को मिलेंगी ही ना, तो ट्राई करो, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे तो तुम लोग कुछ नहीं लिखते हो कमेंट बॉक्स में, बट स्टिल मैं अपनी संतुष्टि के लिए ये बात हर लेक्चर में बोलती हूँ कि टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, बाकी इट्स ऑलवेज एम्प्टी, ओके। डिसअपॉइंटमेंट इनटू 10⁻20, ओके। द प्रोपोजिशन ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकेम रिवोल्यूशनरी। ये बहुत भाई रिवोल्यूशनरी टाइप चीज़ थी कि भाई हम लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर पता चल गया है, जेनेटिक इम्प्लीकेशन सब प्रूफ होने लगी हैं वेरी सून, बहुत ही जल्दी। फ्रांसिस क्रिक ने एक सेंट्रल डोगमा दिया, याद रखना है किसने, सिर्फ फ्रांसिस क्रिक ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर सेंट्रल डोगमा दिया। क्या बोला उसने, उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डीएनए का डीएनए हो रहा है, डीएनए की भी, डीएनए बहुत बड़ी यूनिट है बेटा, उसकी भी छोटी से छोटी यूनिट तक जाना है हमको। ऐसा नहीं डीएनए खुद ही आके खुद को एक्सप्रेस कर देता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत स्टेप वाइज होती हैं सारी चीज़ें। देखो तो डीएनए से जाता है एमआरएनए तक, एमआरएनए से इंफॉर्मेशन गई प्रोटीन तक, ठीक है। डीएनए से आरएनए तक जाने को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन तक जाने को कहा जाता है ट्रांसलेशन। और कुछ वायरसेस के अंदर कुछ जगहों पर डीएनए से डीएनए भी बनता है, दैट इज़ रेप्लिकेशन। कुछ जगहों नहीं, बल्कि नहीं, वायरस वाली तो अलग चीज़ थी, सॉरी बाद में बताऊंगी, बट डीएनए से डीएनए का बनना ही क्या होता है, रेप्लिकेट। सेम चीज़ अगर बार बार हो रही तो वो रेप्लिकेट ही कहेंगे बेटा उसको। डीएनए से आरएनए इज़ व्हाट, डीएनए से एमआरएनए इज़ व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन इज़ ट्रांसलेशन। कुछ जगहों पर हमको पता चला है कि भाई आरएनए से डीएनए भी बनता है, इसको हमने कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन तो पता ही है डीएनए से आरएनए, अब हम उल्टा चला दिए ट्रांसक्रिप्शन को, दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कुछ वायरसेस में पता लगाया हम लोगों ने, तो दिस इज़ व्हाट सेंट्रल डोगमा। आगे है बेटा कि कुछ वायरसेस के अंदर जो फ्लो होती है इन्फॉर्मेशन की वो रिवर्स भी होती है, मतलब कि आरएनए से डीएनए भी होती है। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम। इस प्रोसेस का नाम मैंने तुमको बता दिया, क्या बताया, बताओ क्या बताया भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अलाइन को। अब आता है कि भाई इतना बड़ा डीएनए हेलिक्स है, तुम लोगों को मतलब इतना तो पता ही होगा कि भाई 2.2 मीटर का डीएनए होता है और हमारी सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻ में होता है।
तो वो 2.2 मीटर का डीएनए आखिर आया कैसे? मतलब एक सेल जो खुद इनविजिबल है, इनविजिबल तो नहीं कहेंगे, मतलब जो खुद नेकड आई से नहीं देख सकते हम लोग, जो जिसको हम खुद बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, उसके अंदर तुम 2.2 मीटर तक का धागा फंसा रहे हो, कैसे पॉसिबल है ये? मतलब एक सेल जिसको बिना माइक्रोस्कोप के देखना भी पॉसिबल नहीं है, वो खुद होल्ड करके बैठे एक 2.2 मीटर का डीएनए। इट्स रियली 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 इम्प्रेसिव। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। तो आगे आगे खेल देखो तो टेकन द डिस्टेंस बिटवीन, हम लोग मान लेते हैं, हम लोगों को पीछे बताया है मैंने कि दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर, दैट इज 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, इतना मान लिया। इफ़ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड, तो हम लोग डीएनए का लेंथ फाइंड करते हैं किसी भी नॉर्मल मिलने वाली मैमल के सेल के अंदर, सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर हैं, मल्टीप्लाई में उनके बीच के डिस्टेंस, तो टोटल बेस पेयर पीछे पढ़ा था 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स थे, है ना। डिस्टेंस 0.34 इंटू 10⁻⁹, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 6.6 इंटू 0.34 को, दैट विल बी 2.2 मीटर। अ लेंथ दैट इज़ फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कितना है भाई 10⁻⁻6 मीटर, -6 है भाई वो, 10⁻⁻6 की चीज़ वो तुम लोगों को बिना माइक्रोस्कोप के दिखेगी भी नहीं, और उसके अंदर 2.2 मीटर का डीएनए है। हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैकेज्ड इन अ सेल, इतना बड़ा लॉन्ग पॉलीमर उस सेल के अंदर कैसे आया? अब देखो लेंथ ऑफ ईकोलाई डीएनए तुम लोगों को बता दी भाई, लेंथ कितनी है 1.36 mm है। कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ बेस पेयर, बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस तुमको पता ही है 0.34 नैनोमीटर लगा लो, आगे मल्टीप्लाई में कर दो, क्या कर दो, नंबर ऑफ बेस पेयर इज इक्वल्स टू 1.36 mm 10⁻³ मीटर, फिर कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा। अब देखो प्रोकैरियोट जैसे कि ईकोलाई, दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, मान लेते हैं कि भाई प्रोकैरियोट के पास तो कोई न्यूक्लियस की न्यूक्लियर वॉल नहीं होती, तो ऐसे फैला पड़ा है सेल के अंदर, ठीक है, उनके पास तो कुछ डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं, तो द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, तो जो डीएनए है तब भी उस पूरे सेल के अंदर फैला हुआ नहीं पड़ा है ना, उनके पास कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, बट स्टिल उनका जो डीएनए होता है वो पूरी सेल के अंदर इस तरीके से फैला हुआ नहीं होता। डीएनए किस तरीके का चार्ज पार्टिकल है, माइनस, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, याद रखना है। उसको कुछ प्रोटीन, अब कैसी प्रोटीन होनी चाहिए नेगेटिव को होल्ड करने के लिए, पॉजिटिवली चार्ज, तो कुछ प्रोटीन जो पॉजिटिवली चार्जेस होती हैं उनको वो होल्ड करके रखते हैं डीएनए को। इन अ रीजन टर्म न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के अंदर नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन अपने अंदर घुमा फिरा के उसको कंफ्यूज करके रखते हैं। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन, बहुत बड़े बड़े लूप्स होते हैं, वो प्रोटीन बनाती हैं, उसके अंदर डीएनए आके बेचारा फंस जाता है, भोला सा डीएनए, फिर उसको पैक कर लेते हैं, वो उसको बांध लेते हैं भाई, बिठा लेते हैं। अब यूकैरियोट के अंदर ये वाला जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों भाई, हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियस है, उसकी डिफाइंड रेंज है कि भाई इतनी ही रेंज में न्यूक्लियस आ सकता है। अब देयर इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, अब हमारे पास है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कैसे होती है, पहली बात तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दूसरी बात बेसिक है। अ प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबेंडेंस ऑफ अमीनो एसिड, अब ये तो हमको पता ही है कि भाई प्रोटीन के ऊपर चार्ज कैसे आता है, उसके अंदर कौन सी अमीनो एसिड ज़्यादा हैं, ठीक है, अमीनो एसिड की कितनी अबेंडेंस है। रेजिड्यू विद चार्ज्ड साइड चेन, अब हमारे पास उसकी चार्ज्ड साइड चेन्स भी होती है बच्चों भी, तो उसके बेसिस पे हम लोग चार्ज डिफाइन कर सकते हैं किसके ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर। हिस्टोन्स रिच होती हैं बेसिक अमीनो एसिड के अंदर, इसी वजह से वो बेसिक प्रोटीन्स हैं। बेसिक अमीनो एसिड में लाइसिन और आर्जिनिन, याद रखना, लाइसिन और आर्जिनिन ये दो बेसिक प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती है किसके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर। जो बोथ द अमीनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्जेस इन देयर साइड चेन, जो दोनों के दोनों अमीनो एसिड के रेजिड्यू हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करके रखते हैं अपने साइड चेन के अंदर। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन एक यूनिट बनाता है 8 लोगों की, उस चीज़ को क्या कहा है, हिस्टोन ऑक्टामर कहा है। द नेगेटिवली चार्ज, अभी ये जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर बना है ना, इसके चारों तरफ ये एक बॉल टाइप बन गई। अब इस बॉल के अराउंड जैसे हम धागा लपेटते हैं ना किसी बॉल के अराउंड, उस तरीके से नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो रहा है, जैसे ये है हिस्टोन ऑक्टामर, तो इस तरीके से ये रैप होता जाता है इसके ऊपर से,
ठीक है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इसके ऊपर रैप हो गया, किसके ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर। अब ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये बना न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम बना। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped around positively charged histone octamer, that structure is known as nucleosome बेटा। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम, अब जो मिलने वाला जो जनरली मिलता है न्यूक्लियोसोम, उसके अंदर क्या होता है, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के, 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई हमारे पास क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। देखो ये तो सबको पता है बेटा कि क्रोमेटिन होता है वो बाद में कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, इस तरीके से धागे धागे से पहले होता है। ये जो क्रोमेटिन होता है ना, ये क्रोमेटिन किससे बनता है, ये बनता है न्यूक्लियोसोम से। तो क्रोमेटिन पॉलीमर है, क्रोमेटिन का मोनोमर कौन है, न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट, न्यूक्लियोसोम इज द रिपीटिंग यूनिट फॉर व्हाट, फॉर क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर बॉडीज इन द न्यूक्लियस, क्रोमेटिन क्या है, एक धागा ही है, थ्रेड लाइक होते हैं, कलर्ड होते हैं, स्टेन करके ही देख सकते हैं, किसके अंदर देखे जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन एज सीन इज बीट्स ऑन स्ट्रिंग, जो न्यूक्लियोसोम है क्रोमेटिन के अंदर, क्रोमेटिन के अंदर देखो बेटा, क्रोमेटिन किससे बना है, न्यूक्लियोसोम से। न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट होता है तो क्रोमेटिन बनता है। तो क्रोमेटिन के अंदर न्यूक्लियोसोम इस तरीके से दिखाई देता है जैसे किसी तार के अंदर हमने मोती पिरो दी हो। तो बीट्स ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो क्रोमेटिन के अंदर न्यूक्लियोसोम किस तरीके से दिखाई देगा, बीट्स ऑन द स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर कोल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्टेज है ना क्रोमेटिन की, वो बाद में और पैक हो जाती है मेटाफेज तक। मेटाफेज तक आके वो क्या बना लेते, क्रोमोसोम बना लेते, तो वो और पैक हो गई और कंडेंस हो गई। एक तो सोचो, एक इस तरीके से धागा बना हुआ है क्रोमेटिन का, फिर तुम लोगों ने इस तरीके से कर दिया, ये ज़्यादा कंडेंस्ड है भाई। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। अब हम लोगों को और पैकिंग करनी है, और ज़्यादा पैकिंग करनी है, तो हमको भाई एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, हम लोगों को थोड़ा और सामान चाहिए। सामान क्या है, प्रोटीन है। मतलब अब हम लोगों को थोड़ा एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन भी चाहिए, दैट कलेक्टिवली दैट रेफर टू नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन तो हमने ले ली, हम लोगों को और प्रोटीन चाहिए, उसका नाम क्या दिया, उसको हमने कलेक्टिवली कह दिया नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या कहा है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, जैसे कि मैं ऐसे ऐसे करती हूँ तो ये तो बहुत लूजली पैक्ड है। कुछ जगह बहुत कंडेंस जगह पैक इस तरीके से पैक होता है, बहुत कंडेंस्ड पैक होता है। ठीक है, तो जो, और ये कैसे स्टेन होगा, ये वाला लाइट स्टेन होगा। ठीक है, और ये वाला कैसा होगा, डार्क होगा। एंड आर रेफर टू एज यूक्रोमेटिन, इसको हमने कहा है यूक्रोमेटिन कहा है। ठीक है, एक मिनट लिख देते हैं जल्दी से। द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड, जो ज़्यादा डेंसली पैक्ड है उसको हमने क्या कहा है, और जो स्टेन कैसा होगा, डार्कली स्टेन होगा, उसको हमने क्या नाम दिया है, हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है बेटा, कल मैं एक पीडीएफ तो नहीं, एक पेज बना दूंगी, जिसमें पेज बना तो क्या दूंगी मैं, तुम लोगों को वो पेज दिखा दूंगी कि भाई किस तरीके से पैकेज हो रही है डीएनए की। उसमें और भी स्टेप्स होते हैं, सोलेनॉइड भी बनता है, बट एनसीईआरटी में नहीं दिया तो वो अननेसेसरी चीज़ है। बट स्टिल एक बार कि भाई देख तो लोग, आइडिया तो हो जाए कम से कम, तो वो मैं भेज दूंगी, भेज तो क्या ही दूंगी, मतलब इस पर दिखा देंगे। तो जो क्रोमेटिन है उसके अंदर अब हमारे पास दो तरीके के एरिया होते हैं। एक तो ऐसा रीजन क्रोमेटिन का जहाँ वो लूजली पैक्ड है, एक डेंसली पैक्ड है। लूजली से एल और लाइट, तो एल हो गया, तो लूजली वाला लाइट स्टेन होगा, वो यू क्रोमेटिन। यू बेटा हमारे बायो में मैक्सिमली हम लोग यूज़ करते हैं ट्रू चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे यूकैरियोट्स होते हैं तो दे आर ट्रू बैक्टीरियाज, इस तरीके से हम नाम लेते हैं ना। ठीक है, तो बेटा कि यू क्रोमेटिन, यू मतलब ट्रू क्रोमेटिन का क्या सेंस हो सकता है, देखो यू क्रोमेटिन ही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, वेयर एज हेटेरोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। अब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन तो पता ही है, डीएनए से आरएनए। तो ये कहाँ बन सकता है, ये सिर्फ यू क्रोमेटिन ही बना सकता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन होता है, यू क्रोमेटिन। इसी वजह से यू क्रोमेटिन इज ट्रू क्रोमेटिन, एक ट्रू क्रोमेटिन ही डीएनए से आरएनए बना सकता है। तो यू क्रोमेटिन याद रखने में इजी होगा कि भाई ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन है, यू क्रोमेटिन, और हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है।
तो आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आज का लेक्चर तो यार 40-41 मिनट का हो गया, बट स्टिल तुम लोग देख लेना, जल्दी हम इसको ख़त्म कर देंगे। एनसीईआरटी टाइम टू टाइम पढ़ते रहो और तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा इस बार फॉर श्योर, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मार्क्स वार्क्स से एकदम चिल रहो। ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा चिल कर रहे हो तो फ्रीज हो जाएगा तुम्हारा फ्यूचर, ठीक है। इतना भी चिल नहीं करना। हाँ बेटा, जो चीज़ सीरियस लेने की उसको लो, जो नहीं लेने की उसको मत लो, सिंपल, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, एनसीईआरटी अपनी पढ़ते रहो टाइम टू टाइम। टेस्ट वेस्ट का ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। ऐसा नहीं कि टेस्ट मिस कर रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। चाहे आओ तुम्हारे 400 नंबर, बट टेस्ट दे के आना है, ठीक है। टेस्ट मिस नहीं करना है। सिलेबस अपना एक, जैसे कि आज कोई टेस्ट था, अब 15 दिन बाद है, तो भाई आज हो गया टेस्ट, उसको एनालाइज करो, कल से अपने अगले वाले टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। तभी मार्क्स इंप्रूव होना शुरू होंगे, जब तुम रिविजन इतने, मतलब जब तुम पढ़ना इतना पहले शुरू करोगे। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, ठीक है, तब जाके मार्क्स थोड़ा ठीक आते थे। अब तुम सोच रहे हो कि भाई 15 दिन बाद टेस्ट है, ठीक है 12 दिन बाद करेंगे। अब तुम लोग 2 दिन पहले लेके बैठो तो बेटा तुम्हारा सिर्फ सिलेबस पढ़ भी नहीं पाओगे अच्छे से, तो रिवीजन तो तुम भूल ही जाओ। अभी पढ़ो, 10 दिन तक आराम से उस सिलेबस को घोट के पी जाओ। 5 दिन तक तुम्हारा 2 बार रिवीजन हो जाएगा आराम से, और इतना तो आता भी नहीं है 15-15 दिन की टेस्ट में, ठीक है। तो सिलेबस इंप्रूव करने में ध्यान दो, तो बेटा मार्क्स तो झक मार के आएंगे। तुम लोग मार्क्स के पीछे मत पड़े रहो कि भाई मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो बेटा मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। अब इस सिलेबस में, मतलब इस टेस्ट में कुछ और सिलेबस आया, उसमें तुम चलो ठीक है, हो गया, अच्छा हो गया। अगले ही टेस्ट में कुछ और सिलेबस आया, तुम लोग फैल गए। ऐसे थोड़े ना होता है। सिलेबस को इम्प्रूव करो, मार्क्स तो खुद इम्प्रूव होंगे ही। मार्क्स कोई पराई चीज़ थोड़ी ना। अब तुम लोगों को मान लो लिविंग वर्ल्ड नहीं आता, तुम लोग लिविंग वर्ल्ड अच्छे से पढ़ के आओगे, तो लिविंग वर्ल्ड जिस टेस्ट में आएगा उस टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएंगे ना। यही तो बात है। टेस्ट में मार्क्स क्यों अच्छे आएंगे? क्योंकि सिलेबस अच्छा करना है। वो कौन करेगा? तुम करोगे। कैसे करोगे? पढ़ के करोगे। दैट्स अ सिंपल ट्रिक। इसके अलावा तुम अगर शॉर्टकट वॉर्टकट में पढ़ रहे हो तो बहुत अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। सीधी सी बात है, शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता है। और अगर तुमको एक बहुत लंबी जर्नी तय कर रही है तो उसका शॉर्टकट तुम मत ही ढूंढो। यू आर वॉकिंग ऑन अ हाईवे, ठीक है। इसमें कोई गली कचूनों में मत घुस जाना तुम, और वो बहुत भद्दा है, मत घुसना, ठीक है। तो अपनी कंटिन्यूटी रखो पढ़ाई में, ठीक है। इधर उधर बॉदर नहीं करना है, ना दूसरों को ना खुद को। ओके, तो ओके, लेट मी गो। तुम लोग भी आराम से पढ़ाई करो, एनसीईआरटी अपनी पढ़ते रहो, ठीक है। टाटा।